हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, फेज इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। बेसिकली इस हेडिंग का, इस टॉपिक का के द्वारा जो एनसीईआरटी कहना चाहती है वो ये कह रही है कि डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन कितने फेज से गुजरा। ठीक है। किस तरह डेमोक्रेसी का आइडिया डेवलप हुआ, उसके बाद वो किस तरह अदर कंट्रीज़ में, मतलब मैक्सिमम कंट्रीज़ में वो कैसे पहुंचा, और अभी उसके क्या हालात है। ठीक है। तो जो एनसीईआरटी है वो फेज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी को 3 फेज में बांटती है। पहला है द बिगिनिंग, इसकी शुरुआत कैसी हुई। दूसरा है एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म मतलब जब उपनिवेशवाद का अंत हुआ तब उस वक्त उसकी क्या स्थिति थी, और रिसेंट फेज अभी के क्या हालात है। ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे द बिगिनिंग से। ठीक है, कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ। तो एनसीईआरटी जो है इसमें 3 कंट्री का एग्जांपल देती है, मतलब 3 कंट्री के बारे में डिस्कस करती है। ठीक है। ब्रिटेन, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, जो कि यूरोप के 2 कंट्री हैं, और एक अमेरिका के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, जो कि हम लोग यूएसए के नाम से जानते हैं अभी। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन में डेमोक्रेसी बहुत पहले आ चुका था। ठीक है। ब्रिटेन के बारे में अगर जानने के लिए आपको इच्छा है तो एक वो लोग कहते हैं ग्लोरियस रिवॉल्यूशन करके। ठीक है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो है 1688 में हुआ था। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि वो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इसको किस लिए कहते हैं। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि ब्रिटेन में मोनार्क की पावर को, ठीक है, कंट्रोल किया गया था, और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई गई थी। और धीरे धीरे सीरीज ऑफ पॉलिटिकल इवेंट के जरिए क्या किया गया था कि मोनार्क को किस में बदल दिया गया था, मोनार्की को डेमोक्रेसी में बदल दिया गया था, मोनार्की को डेमोक्रेसी में बदल दिया गया था। ठीक है। तो वो लोग इसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इसलिए कहते थे क्योंकि बिना एक बूंद खून गवाए इन्होंने क्या किया था कि अपने राजतंत्र को संवैधानिक राजतंत्र में चेंज किया, और फिर उसको डेमोक्रेसी में चेंज किया। तो इनका कहना था कि दुनिया में हर जगह जहाँ भी डेमोक्रेसी की बात हुई है वहाँ पे भीषण तबाही हुई है। ठीक है, बहुत लोगों का खून बहा है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। इसलिए वो लोग इसको ग्लोरीफाई करने के लिए वो क्या कहते हैं, इसका क्या नाम दिया, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। तो एनसीईआरटी कहती है कि ब्रिटेन में जो डेमोक्रेसी आया वो क्या था कि बहुत पहले था, मच बिफोर। ठीक है, लेकिन इसका क्या था कि प्रोसेस जो था बहुत स्लो था, बट वेरी स्लो। ठीक है। और ये कैसे आया था, तो सीरीज ऑफ पॉलिटिकल इवेंट से आया था, सीरीज ऑफ पॉलिटिकल इवेंट से हुआ था। और सीरीज ऑफ पॉलिटिकल इवेंट हुआ मतलब कई तरह के, वहाँ पे आपने सुना होगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स जो है एक तरह का पार्लियामेंट था वहाँ का। ठीक है। तो वो उसमें क्या कि सीरीज ऑफ पॉलिटिकल इवेंट हुआ जो कि वहाँ के मोनार्क का पावर को रिड्यूस करता चला गया। ठीक है। और वहाँ पे धीरे धीरे करके डेमोक्रेसी आई। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट था, कि मतलब डेमोक्रेसी का भी अब तक जो हम लोग जान रहे थे वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या जाने थे कि जो रूलर होगा वो किसके द्वारा इलेक्टेड होगा, पीपुल के द्वारा इलेक्टेड होगा। तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था ब्रिटेन में। हम आते हैं फ्रांस पे। ठीक है। फ्रांस के का क्या सीन है, हम लोग हिस्ट्री का पहला चैप्टर जब डिस्कस करेंगे तो उसमें भी हम लोग इसको देखेंगे कि फ्रांस का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुआ था। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था। आप लोग जानते होंगे, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट समरी बता देता हूँ कि वहाँ का जो किंग था, जो लुइस 16 था। ठीक है, लुइस 16, वो क्या कर रहा था कि
फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में अक्सर युद्ध चलता रहा था कॉलोनी बनाने के लिए, ठीक है। और फ्रांस क्या किया था, हेल्प किया था अमेरिका का 1776 में ब्रिटेन से उसको आज़ाद होने में, ठीक है। अमेरिका की 13 कॉलोनी थी जो ब्रिटेन के अंदर में थी, उसको फ्रांस हेल्प किया था ब्रिटेन से मुक्त होने में, ठीक है। तो अमेरिका को हेल्प किया था 1776 में, और ब्रिटेन के साथ उसका लगातार युद्ध चलते रहता है। तो उसमें क्या होता है कि फ्रांस जो है वो 200 बिलियन, ठीक है, लीवर, तभी का करेंसी रहता है लीवर, उसी में डेप्ट में चला जाता है, ठीक है। और उसी वक्त क्या होता है कि फ्रांस में बहुत ज़्यादा ड्राउट पड़ा रहता है और हेल पड़ा रहता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ का हार्वेस्ट खराब हो जाता है, क्रॉप खराब हो जाता है। तो इस कारण वहाँ पे क्या हो जाता है कि स्कार्सिटी हो जाती है फूड ग्रेन्स की, जो कि अल्टीमेटली क्या करता है, महंगाई को बढ़ा देता है। तो इस 200 बिलियन के कर्ज को कम करने के लिए वो क्या करता है, लुईस 16 वो जाता है टैक्स बढ़ाने के लिए। लेकिन टैक्स जो है वहाँ का सोसाइटी 3 स्टेट में बटा हुआ रहता है, ठीक है। सबसे ऊपर क्लर्जी क्लास रहता है, बीच वाले में नोबिलिटी, और सबसे नीचे लास्ट स्टेट थर्ड स्टेट में बाकी सभी को आते हैं। तो टैक्स केवल थर्ड स्टेट वाले को देना रहता है। तो महंगाई बहुत बढ़ चुकी रहती है, और ऊपर से लुईस 16 क्या करता है कि टैक्स बढ़ाने की बात करता है। और उस समय क्या हो रहा था कि डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा था रूसो, ये सब क्या कर रहे थे, अपने मॉन्टेस्क्यू, ये सब अपने कॉन्सेप्ट अपने बुक के जरिए जो है डेमोक्रेसी की थिंकिंग को बढ़ा रहे थे। तो जनता जो है रिवॉल्ट करती है, और 1789 को एक बास्टिल का फोर्ट होता है, उसको वो लोग तोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसी को मतलब एक शॉर्ट समरी है इसका फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। फिर मोनार्क जो है वो किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज होता है, और फिर धीरे धीरे नेपोलियन आता है, और फिर उसके बाद कहता है डेमोक्रेसी आती है। तो शॉर्ट में क्या बिगनिंग का बात करें तो बिगनिंग क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या चीज़ थी कि ये जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, मोनार्क का पावर घटा और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। लेकिन ये क्या था कि नॉट इस्टेब्लिश्ड एक सिक्योर और स्टेबल डेमोक्रेसी ये नहीं इस्टेब्लिश कर पाया, ठीक है। कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के तुरंत बाद स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं आई, ठीक है ना। लेकिन क्या किया, ये इंस्पायर बहुत कोई को किया, ठीक है, कि आप लोग भी जो है डेमोक्रेसी के फिलॉसफी को आगे बढ़ाइए और इसके लिए स्ट्रगल कीजिए, ठीक है। तो इंस्पायर मैनी स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। हम लोगों के इंडिया में भी जो इंडिपेंडेंस के लिए नेशनल मूवमेंट हुए थे, तो वो सब भी क्या थे, रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये सबसे इंस्पायर्ड थे। उस समय का अगर आप जितने भी पॉलिटिकल लीडर के बारे में जानते होंगे तो सब बहुत पढ़े लिखे थे, सब कोई बैरिस्टर था, कोई कहता है इंडस्ट्रियलिस्ट था, यही सब लोग था, ठीक है। तो उन लोगों का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था वो इन्हीं सब चीज़ों से इंस्पायर होके हुआ था। तो ब्रिटेन के केस में क्या था कि ब्रिटेन में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है और मोनार्क के पावर को धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज किया जाता है और धीरे धीरे डेमोक्रेसी आती है। तो ये बहुत पहले हुआ रहता है, आप देख सकते हैं डेट को, और इसके डेट को भी देख सकते हैं, इससे बहुत पहले हुआ है, लेकिन बहुत स्लो था। और ये कैसे आया था, सीरीज ऑफ पॉलिटिकल इवेंट से आया था, ठीक है। फ्रांस में क्या होता कि रिवॉल्यूशन हुआ था, कैसे मतलब कि वहाँ की जनता जो है वो रिवॉल्ट कर दी थी, वो सड़कों पे उतर आई थी। लेकिन ये क्या था कि एक बार में एक इस्टेब्लिश नहीं कर पाया था सिक्योर और स्टेबल डेमोक्रेसी, ठीक है। लेकिन ये क्या किया कि इंस्पायर बहुत कोई को किया, ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए लड़ने के लिए। तो इसी के कॉन्टेम्पररी में एक और कौन था, यूएसए था, ठीक है। तो यूएसए के बारे में अगर हम लोग जाने, तभी यूएसए नहीं बना था, तभी क्या था, अमेरिका था, ठीक है। तो 13 कॉलोनी जो है वो ब्रिटेन से 1776 में इंडिपेंडेंट हुई थी, ठीक है। तो 1776 में ये लोग इंडिपेंडेंट हुए थे, और ये लोग जो है एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अपनाने वाले पहले कंट्री हैं। मतलब सबसे पहला पुराना कॉन्स्टिट्यूशन जो कहाँ का है, अमेरिका का है, जो कि लोग 1787 में क्या किए थे, अडॉप्ट किए थे, ठीक है। तो 1787 में लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और उसको डिक्लेयर करते हैं। लेकिन इसमें भी फॉल्ट क्या रहता है कि इसमें जो वोटिंग राइट है
वो लिमिटेड रहता है, वो सबको नहीं रहता है, वुमेन्स को नहीं रहता है, ठीक है, ब्लैक्स को नहीं रहता है, केवल मेल को रहता है, और उसमें भी क्या लगा हुआ रहता है, कंडीशन लगा हुआ रहता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जो वोटिंग राइट बनता है, ये कहता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, ये 1789 के बाद जस्ट 1791 में वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है एक छोटा सा, जिसमें कि डिक्लारेशन होता है कुछ राइट्स का। वो बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ जानते हैं कि इसमें जो दिया जाता है, कहता है वोटिंग राइट, वो भी लिमिटेड था, वुमेन्स को नहीं था, 25 ईयर्स से नीचे वाले किसी को नहीं था, और 25 ईयर्स से ऊपर उसी मेल को था जो कि टैक्स पे कर रहा था। तो यहाँ भी कंडीशन लगा हुआ था, यहाँ भी कंडीशन लगा हुआ था, और ये बहुत ही ज़्यादा स्लो था। तो इन तीनों से एक कंसेप्ट डेवलप होता है कि डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि जो रूलर है वो किसके द्वारा इलेक्टेड होगा, वो इलेक्टेड होगा पीपुल्स के द्वारा, ठीक है। पीपुल्स के द्वारा जो इलेक्टेड रूलर है वही शासन करेगा पूरे कंट्री पर। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग जाने थे चिली और पोलैंड के बारे में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, वो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से क्या मतलब है कि राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट, ठीक है। अब डिमांड जो है इन तीनों में धीरे धीरे वहाँ की जनता जो डिमांड करती है कि राइट टू वोट जो है वो सभी एडल्ट को होना चाहिए। एडल्ट की भाई परिभाषा अलग अलग कंट्री में अलग अलग है, लेकिन ये कहना चाह रहा है कि अब ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि आपके कंट्री के अनुसार जो एडल्ट का एक परिभाषा है कि इतना ईयर्स से ऊपर का जितना भी आदमी है वो क्या होगा, एडल्ट होगा। तो ये उसके ऊपर जितना लोग है, चाहे वो मैन हो, वीमेंस हो, ब्लैक हो, वाइट हो, सबको वोटिंग राइट मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का। और आज भी क्या है कि इसी को माना जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को, डेमोक्रेसी का बेसिक फीचर। जो खुद को कहेगा कि हम डेमोक्रेटिक हैं उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारा कंट्री जो है उसमें 1950 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हुआ था, ठीक है, 1950 में। इसलिए क्योंकि 1950 में हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। 1947 में हम लोग को इंडिपेंडेंस मिली थी, लेकिन तभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। इसका हम लोग कौन सा डेट बोलेंगे, 1950, ठीक है। और यूएसए में ये डिक्लेयर हुआ था 1965 में, हम लोगों के बहुत बाद। इसलिए क्योंकि वहाँ पे ब्लैक्स को जो है वोटिंग राइट नहीं था, केवल वाइट्स को था। तो ब्लैक्स वहाँ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। और सबसे पहले न्यूजीलैंड सबसे पहला कंट्री बनता है जो एडल्ट फ्रेंचाइज को देता है, ठीक है। तो ओवरऑल द बिगनिंग में हम लोग किस तीन चीज़ के बारे में, तीन कंट्री के बारे में डिस्कस किए, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, जहाँ से डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। ब्रिटेन में क्या कहता है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के थ्रू शुरू हुआ था, लेकिन ये बहुत स्लो था। फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जरिए हुआ, लेकिन ये क्या था कि सिक्योर और स्टेबल नहीं था, लेकिन बहुत कोई को इंस्पायर किया। अमेरिका इन दोनों से थोड़ा बहुत आगे गया। वो लोग एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कि 1787 में डिक्लेयर हुआ था। और वहाँ पे उसमें क्या थोड़ा सा फॉल्ट था कि राइट टू वोट जो है वो सबको नहीं मिला हुआ था। तो इस तरह डेमोक्रेसी का शुरुआत हुआ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म और आज के हालात में क्या क्या अंतर आए हैं, ठीक है। थैंक यू।